नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम पे दो अहम इश्यूज़ पर मैं चाहूँगा हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंतखाबात के हवाले से तो कह दिया गया है, लेकिन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी वजूहात सामने आ रही हैं जिनकी बुनियाद पर लग नहीं रहा कि शायद इंतखाबात हो पाएंगे। एक तो सबसे पहले हमने देखा कि अब जो जनरल इलेक्शन है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 65 अरब रुपया मांग लिया, और ये जो दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस होने हैं इनके लिए 20 अरब रुपए की बात की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अब तक हमें सिर्फ 5 अरब रुपए के फंड्स दिए गए हैं, 15 अरब मजीद दरकार है। और फिर मुल्क की मौशी सूरत हाल भी हमारे सामने है, उसमें ये एक बड़ा खर्चा और इसको बर्दाश्त करना या किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये तो एक कंसर्न है ही। लेकिन इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हसास इदारे हैं, कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ना कराने का कहा गया है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल अच्छी नहीं है, लिहाजा ये इंतखाबात ना कराए जाए। हमलों के खदशे का भी इजहार किया गया है। फिर इजाफी नफरी तलब की जा रही है, पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी तकरीबन 3 लाख की इजाफी नफरी मांगी गई है, उसको भी देना और फिर ये तमाम तर चीज़ें करना यकीनन एक मुश्किल टास्क है। और बज़ाहिर एक तासुर ऐसे उभर रहा है कि हालात शायद साजगार नहीं हैं। जो तारीख दे भी दी गई है पंजाब के हवाले से या जो केपी के हवाले से भी आएगी, शायद उस पर इंतखाबात ना हो पाएँ, और अगर नहीं होते तो क्या सूरत हाल होगी। मैं चाहूँगा एक तो इस इशू पर हम बात करें कि जब तारीख भी आ गई, सारे मामलात भी हैं, फिर क्यों इबहम और सवालात हैं इंतखाबात के हवाले से। और ये जो मुतालबा था सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे ज़्यादा खदशात का इजहार कर रही है कि ये इलेक्शन से फ़रार चाहते हैं। यहाँ तक कि भी इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता किसी बड़ी शख्सियत को टारगेट करके, जिस तरह बेनज़ीर को किया गया था, इंतखाबात को मुलतवी कराया जाए। फिर वो अपने ऊपर हमले की बात भी करते हैं, फिर वो अपने आप को जेल जाने की भी बात करते हैं कि उस तरह से असरअंदाज हुआ जाए इंतखाबात पर। ये सारी की सारी सूरत हाल है जो हमारे सामने है। मैं चाहूँगा एक तो इस मामले पर हम बात करें, इसके साथ साथ जो इस वक्त तनकीद का सिलसिला है इदारों पर, शख्सियात पर, वो बढ़ता जा रहा है। और इसमें अफवाज पाकिस्तान के साबिक अफसरान या मुल्क की आला अदलिया के अहम ओहदों पर रहने वाली शख्सियात के हवाले से मुसलसल बात की जा रही है। और मरीम नवाज़ साहिबा जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो शायद हद से तजावज़ कर रही हैं इस तनकीद के हवाले से, जो ख़ास तौर पर वो अदलिया के हवाले से कर रही हैं। फिर उन्होंने साबिक DGI के हवाले से जो तनकीद की एक सहाफ़ी के ज़रिए, उसका भी जवाब आया। लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा, ये बढ़ता जा रहा है। कहीं पर इमरान खान साहब तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहीं पर मरीम साहिबा, और जिसको जहाँ मुनासिब लगे वो बेहद तनकीद कर देता है। ये सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा और इसके असरात क्या होंगे? गो के बात करने में कोई हर्ज नहीं है, तनकीद की जा सकती है, की जानी चाहिए, लेकिन संगीन इल्ज़ामात हैं। और फिर कोर्ट मार्शल की बातें हैं, फिर आला अदलिया के हवाले से संगीन बातें हैं, तो ये मुतनाज़ बना देती हैं इन किरदारों को, और फिर पूरा का पूरा जो रोल इन इदारों का रहा हुआ है उनको। इसका क्या असर होगा, मैं चाहूँगा कि इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सलमान आबिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। और इफ्तिखार शराजी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए मुख्तलिफ कंसर्न्स हैं। एक तो फंड्स चाहिए, फिर सिक्योरिटी के मामला, 3 लाख की इजाफी नफरी, फिर सिक्योरिटी इदारों का कहना कि हम लोगों का खदशा है इंतखाबात ना कराए जाएँ। किस सिमत में आपको बढ़ते हुए हम दिखाई दे रहे हैं? गो के वैसे तो कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तारीख आ गई है, तो डिले नहीं होगा, लेकिन फिर भी बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं डिले के भी और चीज़ों के वक्त पर ना होने के भी। क्या राय होगी सर आपकी? देखिए अरसलान, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज तो नहीं है, नहीं कोई पैरामिलिट्री फोर्स है उसके पास जो वो अपने फैसलों पे अमल दरामद करवाएगी। और फैसलों पे अमल दरामद ना करने का मतलब होता है आइन की खिलाफ वर्जी। तो आइन की खिलाफ वर्जी ये कोई पहली तो नहीं होगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है ऐसे मामलात से। और मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता खदशा ये लग रहा है कि चूंकि नीयत नहीं है वक्त पे इंतखाबात कराने की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और चूंकि ये चाहते हैं कि अगस्त तक अपना वक्त निकाल के जाएं, तो इसकी वजह से हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान कोई हो सकता है कि तनाज़ा खड़ा हो जाए, और फिर हमें 1997 वाली सूरत हाल का सामना करना पड़े, जब
चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब में ठन गई थी। तो अब देखना ये है कि आया हम उस मकाम तक पहुंचते हैं। वाक़ईतन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई थी, यानी कुछ दूसरी तरफ चले गए थे, किस तरीके से गए वो यहाँ पे जिक्र नहीं करते, लेकिन इक़्तिदार की बड़ी कशिश होती है, उसके साथ जो मुराद होती हैं उसकी बड़ी चमक होती है। उस वक्त तो ये फार्मूला चल गया था। अब इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट मुनकसिम नज़र आती है, लेकिन क्या तारड़ साहब वाला मंसूब जो फार्मूला था वो यहाँ पे चल पाएगा इस मर्तबा या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। ठीक है गुल साहब, नीयत की वजह सिर्फ क्या एक ही बज़ाहिर हमें नज़र आती है कि पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं है इस वक्त जो इक़्तिदार में जमात है वफाक में उसको, या उनको ये खदशा है कि महंगाई के सताए हुए अवाम कहीं उनके मुखालिफ ना चले जाएं, यही वजह है कि वो फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन फिर कब तक ये फ़रार इख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि ये महंगाई तो साल भी और मज़ीद वक्त दे दिया जाए या जनरल इलेक्शन भी अपने वक्त पर हों और फिर ही सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हों, ये तो सिलसिला थमने वाला नहीं है। ज़ाहिर है ये सिलसिला थमने वाला तो नहीं है, लेकिन ये जो लोग सुबह दोपहर शाम पाकिस्तानियत का हमें दर्स देते हैं, जो लोग सुबह दोपहर शाम जमहूरियत का राग अलापते हैं और जो लोग हुब्बुल वतनी का हमें दर्स देते हैं, ये उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपके खिलाफ हवा चल रही है तो क्या इसका मतलब है कि आप इंतखाबात नहीं करवाएंगे, और अगर आप इंतखाबात से यूं ही फरार इख्तियार करते रहेंगे आईन को पामाल करते हुए और आला अदलिया की हुकूमतूली में, तो क्या आप किसी और मौके पे फिर इंतखाबात जीत सकेंगे? और फिर वहाँ पे आपकी हुब्बुल वतनी, आपकी ईमानदारी, आपकी इंटेग्रिटी कहाँ गई? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये महज अपने शख्सी और अपने पार्टी के मफादात के लिए, इक़्तिदार के लिए हर हालत में इक़्तिदार से चिमटे रहने को तरजीह दे रहे हैं। हर हालत में इक़्तिदार से चिमटे रहने को तरजीह दे रहे हैं। सलमान आबिद साहब, आपकी क्या राय होगी? कल एक टॉक शो में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ये दावा कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि पीटीआई केपीके के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेगी, वो तैयार ही नहीं है इंतखाबात में जाने के लिए। फिर ये भी कह दिया कि किसने उनके सर पर बंदूक रख के कहा था कि ये असम्बलियाँ आप तोड़ दें, अब जो ये अखराजात हैं जो इलेक्शन कमीशन को चाहिए ये उसी सियासी जमात से लेने चाहिए। क्या वजह है सर, ये क्यों हमें क्लैरिटी नहीं है अब तक कि हमने इलेक्शंस में जाना है या नहीं, और कब तक ये राह फरार इख्तियार की जा सकती? देखिए, बुनियादी बात जैसे इम्तियाज गुल ने कहा है कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद को किसी भी सूरत में इंतखाबात सूट नहीं करते। यही वजह है कि कभी वो माशी बदहाली का, कभी सिक्योरिटी का, कभी दहशतगर्दी का, कभी वसाइल ना होने का और कभी नई मर्दमशुमारी का बहाना बनाकर इंतखाबात को पोस्टपोन करना चाहते हैं। लेकिन उसमें बड़ी रुकावट जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बनी है। कतकलामी की माजरत, लेकिन ये क्या बहाने हैं या ये जेन्युइन रीजंस भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं? फंड्स की कमी भी है, सिक्योरिटी के हालात भी हैं। सीजन होती तो फिर ये 105 पाई 10 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कौमी असम्बली के जो करवाने का फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ने, उस वक्त क्या मसला आया था? फिर नई मर्दमशुमारी के ऊपर जो 85 अरब रुपए देने की बात हुई है वो कहां से आ गई है? ये जो पीएसएल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? ये जो बिलावल भुट्टो साहब जो है इस वक्त तूफानी दौरे गैर मुल्की कर रहे हैं, उनके लिए वसाइल कहां से आ रहे हैं? देखिए, मसला सारा का सारा सियासी नोयत का है। अगर इलेक्शन आज उनको सूट करते तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करते, लेकिन क्योंकि इलेक्शन उनको सूट नहीं कर रहे और इसका बरमरा इतराफ किया है हुक्मरान इत्तेहाद ने कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और मरियम नवाज ने अपनी ही पार्टी की, अपनी ही जमात की हुकूमत को डिसोन किया है, तो ये बज़ाहिर नजर आता है कि मसला सियासी है, इंतजामी, कानूनी या माली मसला नहीं है जिसको बुनियाद बनाया जा रहा है। ये सियासी नोयत का खालिस्तन मसला है और इंतखाबात से फरार का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन मेरा मसला ये है कि आप इंतखाबात से फरार का रास्ता अगर इख्तियार करेंगे और एक दफा अगर आइन की पटरी जो है वो यानी पटरी से ट्रेन उतर जाती है तो फिर आप ये देखिए कि दोबारा उस ट्रेन को पटरी पे लाना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। ये जो हम एडवेंचर कर रहे हैं ना पाकिस्तानी सियासत के साथ, मुहिम जोई करने की कोशिश कर रहे हैं और उस वक्त तक इंतखाबात ना करवाने का फैसला कर रहे हैं,
जब तक हमें अपनी मर्जी के नताइज नहीं मिल सकेंगे, वो मसले का हल नहीं है, बल्कि उससे और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि मुल्क की मईशत इंतखाबात को ना करवा कर वो ठीक हो सकती है, वो पहले भी गलती पे थे और अब भी गलती पे हैं। पाकिस्तान का एक बुनियादी मसला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। लेकिन हमारे फैसला साज, चाहे वो हुक्मरान तबकात में है या एस्टैब्लिशमेंट में है, अगर वो एक हुलिया बहाना बनाकर इंतखाबात से फरार इख्तियार कर रहे हैं, तो इससे ना तो इस सियासत को कोई फायदा होगा, ना जमहूरियत को फायदा होगा। देखिए, इंतखाबात के नतीजे में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन कम अज कम इस मुल्क में जो अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, उसको मिनिमाइज करने में सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन क्योंकि जैसे इम्तियाज साहब ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एडवेंचर्स भी होते हैं, आइन की खिलाफ वर्जियां भी होती हैं, आइन को हम रद्दी की टोकरी में भी फेंकते हैं। अभी देखिए ना, कल पैमरा ने उस पर इमरान खान की कवरेज के ऊपर पाबंदी खत्म की, लेकिन कल उनका खिताब तो किसी ने नहीं सुनाया ना। तो हाई कोर्ट के फैसले हों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, अगर हमने उनके साथ यही कुछ करना है और अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हालात को लेकर चलना है, तो फिर इस मुल्क के अंदर ये आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी, पार्लिमान की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के जो नारे हैं, ये सिर्फ सियासी हथियार होंगे। इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत ना पहले कभी थी, ना अब आइंदा मुझे कभी सलमान नजर आबिद साहब आएगी। ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि अगर ये 30 अप्रैल के इंतखाबात अपने वक्त के मुताबिक हो जाते हैं, उसके बाद आप कोई स्टेबिलिटी या हालात को बेहतर होता फिर देख रहे हैं, तवक्को की जा सकती? मैंने कहा कि इलेक्शन के जरिए फौरी तौर पर कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है कम अज कम वो कम होगी और वो खत्म होगी। असूली तौर पर तो मैं इस बात का हामी हूं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं होता, तो फिर अगर आप सूबाई इंतखाबात से गुरेज करेंगे, तो ये मुल्क और ज्यादा महाजराई और टकराव की सियासत का शिकार होगा। बिल्कुल सही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। शराजी साहब, आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? इंतखाबात होते हैं तब क्या सूरत हाल बनेगी? क्योंकि ब्रॉडर पिक्चर कुछ और बता रही है, वो ये कि ये 2 असम्बलियों के इंतखाबात के बाद शायद मामलात और पेचीदा हो जाएंगे, और उंगलियां उठेंगी और आवाज़ें उठेंगी, और अगर नहीं होते तो फिर भी हालात जिस तरह हैं मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। एक बंद गली में इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं और बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि कोई रास्ता है, सिवाय इसके कि जो सलमान आबिद साहब ने बात कही कि एक इत्तफाक हो जाए आम इंतखाबात के लिए और पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएं, नताइज तस्लीम किए जाएं, फिर ही शायद हम कोई गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा देख सकते हैं। अरसलान, बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि हम बंद गली में चले गए, रादर हमने ख़ुद ये ऑप्शन इख्तियार कर लिए कि हम बंद गली में जाना चाहते हैं, वरना रास्ते खुले हैं और मामलात को बड़े आसानी से जो है वो सुलझाया भी जा सकता है और आगे बढ़ा भी जा सकता है। लेकिन जो आपने इब्तदाई में बात की, मैं कहूँगा कि ये इस मुल्क के अंदर ना तो माली बहरान है, ना इस मुल्क के अंदर को अमन अमान का बहरान है, यहाँ पे नीयत का बहरान है बुनियादी तौर पे। और अब सब कुछ उसी के गिर्द सारी कहानी घूम रही है। गोया कि कुछ सियासी ताकतों ने और कुछ इदारों ने ये सोच लिया है कि इस वक्त इलेक्शन नहीं कराने, तो उसके लिए फिर हीले बहाने तराशे जा रहे हैं। वरना अगर हम देखें तो 2007 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, लेकिन इलेक्शन तो हो गए। उसके बाद 2013 में हम देखें तो ANP की मरकज़ी क़यादत के कितने अहम रहनुमा थे जिनकी शहादत हुई खुद कुछ धमाकों में, लेकिन उसके दौरान इलेक्शन तो हो गए। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे में कि जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहे थे, क्या उस वक्त अगर इलेक्शन के लिए माहौल साजगार था तो अब अचानक से कैसे नासाजगार हो गया। साथ में जो माली बहरान की बात की जा रही है, गोया कि दुनिया का ये 5वां बड़ा मुल्क 2 सूबों में इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं दे सकता, बड़ी हैरानकुन बात है। वो वफाकी हुकूमत के जो अपने MNAs को तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए दे सकती है, वो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और आइन की एक शिक के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए 20 अरब देने से कतरा रही है। इस मुल्क की जो वजारत दिफा है वो बड़ा एक अजीब मैसेज दे रही है इस मुल्क के 23 करोड़ आवाम को। गोया कि वो ये कह रही है कि इस मुल्क के अंदर कोई 30-35 हज़ार कुछ दहशत गर्द हैं
जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुस आए हैं और उसने इस मुल्क की 7 लाख फ़ौज को चैलेंज कर रखा है और वो फ़ौज इस काबिल नहीं है कि उनसे बाहर निकल के इस मुल्क के अंदर कुछ और भी कर सके। तो गोया कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं? तो मैं नहीं समझता कि जो आप हीले बहाने और जो वजूहात आप तराश रहे हैं, इनको ना तो मुल्क के अंदर को तस्लीम कर रहे हैं और ना ही मुल्क के बाहर आपको बेहतर मैसेज दे रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ अरसलान के बड़ा एक अच्छा मौका आया था एक बार फिर सियासतदानों के पास कि जब इदारे एक तरह से बैकफुट पे चले गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने तो बाकायदा तौर पे इसको अनाउंस किया हुआ है कि अब उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब सियासी मामलात सियासतदान खुद निपटाएँ। तो बड़ी अजीब बात है कि जब इस तरह की बातें हो जाएं उसके बाद भी एक शख्स अभी तक इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद है। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि PDM में शामिल जो मरकज़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके रहनुमा अदालत के ऊपर दबाव डाल के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेना चाहती हैं या वो अपनी मर्ज़ी का माहौल पैदा करना चाह रही हैं। तो बड़ी बदनसीबी है मेरा ख़्याल में। अगर आज इसी सूरत हाल को इसी तरह लेके आगे चलना है तो जिस बंद गली का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि इस बंद गली में ये जाएंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, अपनी नालायकी से, अपनी नाअहली से जाएंगे और उसके बाद की जो सूरत हाल बनेगी वो कम अज़ कम सियासतदानों के लिए हरगिज़ सूदमंद नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे को बाद में या तो ब्लेम करेंगे या फिर खामोशी से रात की तारीखी में कुछ मुआहदों पे दस्तखत करके इस मुल्क से 10-10 साल के लिए बाहर चले जाएंगे और इस मुल्क के अवाम को यूँ बेजार मददगार छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज आप ये मंत्रा लेके चल रहे हैं कि आपने इस मुल्क की मैशत को ठीक करना है, आपने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को कायम करना है, आपने इस मुल्क में रियासत की रिट को कायम करना है, आपने दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है, तो मेरे भाई दुनिया में वो कौन सा मुल्क है कि जहाँ के सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबां हो के ऐसा कर सकते हैं? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपने खुद जो इस मुल्क के अंदर आइन की बहाली की है 2008 के इलेक्शन के बाद, क्या वो किसी एक जमात ने की है या सब जमातें जब मिलकर एक साथ बैठी हैं उन्होंने फौरी इख्तलाफात को बालाए ताक रख के फिर इस मुल्क की पार्लिमान को इम्पावर किया है? तो मैं समझता हूँ कि आपके अपने तजर्बात भी ऐसे हैं और दुनिया के तजर्बात हमें यही बताते हैं कि यही मौका है कि अगर आप समझते हैं कि आपने पार्लिमान को मजबूत करना है तो फिर पावर पॉलिटिक्स के बुखार से बाहर निकल आए। ये आपके बड़े सर आपकी तमाम तर बातों में बड़ा वजन है, आपके तमाम तर नुक्ते बहुत वैलिड हैं और मैं इत्तफाक करूंगा इन सब से। पावर पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हर कोई पावर पॉलिटिक्स के पीछे ही भाग रहा है। पार्लियामान को मजबूत करने की तरफ किसी ने कदम नहीं उठाया। ये तमाम सियासी जमातों के हवाले से मेरे ख्याल से ये बात सादर आती है। मैं आगे बढ़ते हुए इम्तियाज़ गुल साहब, जो एक और सिलसिला इस वक्त चल पड़ा है, कैसे देखते हैं आप? खैर ये पहला मौका नहीं है कि इल्ज़ामात लग रहे हैं, माजी में भी इल्ज़ामात लगे, उंगलियां उठी, लेकिन अब हर कोई बेतहाशा ये काम कर रहा है। मरियम साहिबा के हवाले से एतजाज़ अहसन साहब ने ये कह दिया कि वो बहुत हद से आगे चली गई हैं अदलिया पर इल्ज़ामात लगाने में। उन्होंने आसिफ सईद खोसा के हवाले से बात की, वो फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल की बात करती हैं, इमरान खान साहब बाजवा साहब का नाम लेते हैं, उनके फॉलोअर्स। आप समझते हैं कि ये मामूल है, मामूल की बात है, खैर है, होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है आपकी राय में? पूरे के पूरे एक सिस्टम पर उंगलियां उठ रही हैं और एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, पाकिस्तान में जहालत बहुत ज़्यादा है, जज्बात भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे इम्तियाज़ी सलूक भी बहुत ज़्यादा है। आज़म स्वाति और शहबाज गिल और बाद में जनरल अमजद शुएब साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमे बने थे, उन पे गद्दारी के और अवाम को उकसाने के मुकदमे चार्जेस लगाए गए थे। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान की सरकारी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कुछ बातें की थी कि सरकारी अफसरान को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब उनके खिलाफ मुकदमे बन गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में ये कहा कि कोई भी सिविल या फौजी अफसर गैर कानूनी अहकामात मानने का पाबंद नहीं है। और यही बात अमजद शुएब साहब ने की, यही बात डॉक्टर शहबाज गिल ने की थी। अब दोनों का आप फ़र्क देखें। ये हमारे वज़ीर दिफा हैं। मरियम सफदर ने 4 रोज़ पहले भरे जलसे में हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की तस्वीर वहाँ पे
तकसीम करवा दी, उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, न जाने क्या क्या कहा। वहाँ पे इदारों का एहतराम का जिक्र नहीं आया, लेकिन जब इमरान खान ये नाम लेते रहे हैं, वहाँ पे एकदम उनके खिलाफ मेरे ख्याल अब तो शायद 77 मुकदमे हो चुके हैं उनके खिलाफ, जी। और दुनिया भर में ऐसा इन्होंने हमारा मजाक बनवा दिया है कि वो ये कहते हैं कि एक साबिक वजीर आजम है जो इस मुल्क के राजों का अमीन भी था, जिसकी पहुंच हर मामले तक थी, रातों रात ये दहशतगर्द भी बन गया है, रातों रात ये हद तक के तौहीन अदालत का भी मुर्तकिब हो गया है और गद्दार भी हो गया है। तो जिस मुल्क में जिस मुआशरे में इतनी मुनाफकत हो, मुनाफकाना रवैये हों कि एक तरफ जो शरीफ घराना है इस वक्त वो जो मर्जी कहता रहे वो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक इमरान खान अकेला वो जो भी कहता है उसको फितना कहते हैं, फसादी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या राना सनाउल्लाह ने उनके लिए अलकाबात रखे हुए हैं। तो दोनों तरफ से इस नौयत के रवैये अख्तियार किए गए हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल जो है, जवान नस्ल है, उसकी कोई सी तरबियत नहीं हो रही। लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें रूल ऑफ लॉ का, अखलाकी इक़दार का कत्ल ज़रूर हो रहा है, क्योंकि जो अब इस वक्त हुक्मरान जमात है उसके साथ जुड़े हुए अक्सर लोग जो हैं, दिन रात उनकी दिन भी शुरू होता है इमरान खान से, रात दिन ख़त्म भी होता है इमरान खान से, शायद ख्वाबों में भी उनको इमरान खान आते होंगे। तो वो हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस शख्स को नाअहल करवाया जाए, मार्जिनलाइज करवाया जाए, पाकिस्तान की सियासत से निकाला जाए। सिर्फ इनको ये समझने की शायद ज़रूरत है और समझ नहीं आ रही है कि आप पाबंदी लगा के, आप नाअहल करके किसी को लोगों के दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। मैं वो मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब की बात सुन रहा था कि वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दिए कि इस जमात को बल्ले का निशान ना अलाट किया जाए। तो बड़ी मुझे उस पर हंसी आई कि भाई बल्ले का निशान नहीं तो वो कोई और जब निशान रख लेंगे और जब इमरान खान एसोसिएटेड होगा तो क्या लोग उसको वोट नहीं देंगे? मतलब किस दुनिया में रह रहे हैं ये लोग? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सर ये सिलसिला कहाँ जाके थमेगा? ये इदारों के हवाले से जो तनकीद का मामला है, यू थिंक ये तो ये अब बस चल निकली है बात और आगे बढ़ती जाएगी? जी, ये तो सियासतदानों के सोचने की बात है। और अगर जनरल बाजवा के हवाले से और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो उन्होंने किया साल डेढ़ साल पहले तक, वो जो बातें जो कि उन्होंने खुद जनरल बाजवा ने एतराफ़ भी किया है कि हाँ जी हम मुदाखलत करते रहे हैं, और अब फिर 4 दिन पहले 10 पाए कि हमारे जय्यद कारोबारी हजरात दोबारा उनके पासरो यानी जनरल आसिम मुनीर से मिल के आए हैं। तो 21-22 नवंबर को तो जनरल बाजवा ने कहा कि अब आइंदा हम नहीं करेंगे, रिटायरमेंट से एक हफ्ता पहले, लेकिन फिर वही काम शुरू हो गया। अगर ये फार्मूला यानी लोग गुल साहब, उसमें जो कारोबारी शख्सियात है उनका जवाब यही आया ना कि ये सिलसिला तो इमरान खान साहब ने शुरू करवाया था बाकायदा। देखिए, खान साहब ने उसकी तरदीद भी कर दी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात 20 सेकेंड, कि अगर ये फार्मूला कामयाब होता कि हुकूमत टैक्स लगाना चाहती है, ताजिर हजरात भाग जाते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते और GHQ चले जाते हैं रिलीफ लेने के लिए, ये तो फिर गुज़िश्ता 50-60 वर्षों से यही फार्मूला चल रहा है। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है? लिहाजा खुदा के लिए ये रविश अभी तर्क कर दें, हुकूमत को, FBR को अपना काम करने दें, और सबसे बढ़ के ताजरों को, सरमाकारों को टैक्स भी देना पड़ेगा। जो इन्होंने अरबों डॉलर अपने बाहर रखे हुए, उनमें से कुछ यहाँ भी डिपॉजिट करवा दें ताकि इस मुल्क के कोई भला हो जाए, वरना तो हम 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं दुनिया भर में। बिल्कुल सही। उसका सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, आपकी क्या राय होगी? ये जो सिलसिला है, मरियम साहिबा भी कर रही हैं, इमरान खान साहब भी इल्ज़ाम देते हैं, कतई नज़र इसके कि कौन सी शख्सियत क्या करती रही है, लेकिन इस तरह तो जब कोई इक़्तिदार में नहीं रहेगा, जिससे ग्रजेज़ होंगे, उसके मनसब का ओहदे का ख्याल किए बग़ैर, चाहे वो सिटिंग है या रिटायर्ड है, अगर इस तरह इल्ज़ाम और बातें शुरू हो जाएंगी तो फिर क्या तवक्को हम रखें कि मामलात कैसे चलेंगे? और बहुत सारी शख्सियात तो ख़ुद से सामने आकर बात नहीं कर सकती हैं, उनकी बात को कोई कोट अनकोट कहता है, वो कितनी मुस्तरद होती है, कितनी नहीं, इस पर भी एक सवाल। देखिए, बात यह है कि जब लोगों ने अपना अपना आइन बना लिया है और अपना अपना कानून बना लिया और अपनी अपनी तशरीह बना ली है, तो
तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हर शख्स जो है वो आइन और कानून से मुबर्रा हो गया है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये इस वक्त सूरत हाल कुछ इस किस्म की बन गई है कि हमारे रियासती इदारों के मुकाबले में कुछ अफराद के काम जो है बड़े हो गए हैं और वो अपने आप को इदारों से बालातर होकर बड़ा होकर सोचते हैं, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो, हुकूमत में लोग शामिल है या अपोजिशन में शामिल है। फिर जब आप फेवरेटिज्म की बेसिस के ऊपर किसी के लिए कुछ रियायत पैदा करते हैं और किसी के लिए कुछ रियायत पैदा करते हैं या किसी के लिए मुखालफत करते हैं, तो उससे भी ये मामला खराब हो जाते हैं। सवाल ये है कि हमारे इदारे जो हैं ऐसे मौके पे जब खामोश रहते हैं तो उसका नतीजा ये मिलता है कि वो बाकायदा आगे बढ़ के जो है ना अपने पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब देखिए ना कितनी दिलचस्प बात है, हमें मरियम के जरिए पता चला कि जनाब जनरल बाजवा के खिलाफ उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और मेरे पास तो सिर्फ एविडेंस जो है वो जनरल फैज के बारे में है। अब मतलब जनरल बाजवा को उन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जिनके बारे में ये बाप बेटी जो है जलसों के अंदर जो कुछ कहते रहे वो भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसी तरह से इमरान खान का मसला है, इसी तरह से बाकी लोगों के मसले मसाइल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सब हमारी सियासी क़यादत है, इन्होंने इदारों की बुनियाद के ऊपर सियासत करने का फैसला किया हुआ है और ये तय कर लिया कि हमने इदारों को अपनी सियासत के अंदर जो है अपने मफाद में इस्तेमाल करना है और जो मसले उन्हें सियासी फोरम पे हल करने चाहिए वो जाके आप अदालतों के अंदर ले जाएंगे या इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगेंगे। अब आप देखिए ना फजलुर रहमान साहब भी और मरियम नवाज भी कई दफा कह चुके हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लगाम दे, यानी वो सियासी तौर पर मुकाबला करने की बजाय ये तवक्को करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रोके, नाहिल करे और अदालतों पर दबाव डाले। तो ये जो सारा इस वक्त हमने एक माहौल बना दिया है, इससे पूरी दुनिया में हमारी सिर्फ जगह संसाई हो रही है और हमारे इदारे भी मजाक बन के रह गए हैं। और आप देखिए ना एक फरीक अदलिया बचाओ तहरीक या अदलिया के हक में तहरीक चलाने की बात कर रहा है, तो दूसरी फरीक मरियम नवाज साहिबा जो है वो अदलिया मुखालिफ मुहिम चला रही है। अगर इस तरह से हमने सियासी लोगों ने रवैया अख्तियार करना है किसी की हमायत में और किसी की मुखालफत में, तो इसका मतलब है हम खुद भी बराह रास्त इदारों को सियासत में मुलायम करने की कोशिश कर रहे हैं और इदारों पर दबाव डाल के अपने सियासी एजेंडे की तकमील करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो इसका एक ही हल है, जो लोग भी इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए और वो जवाब दें और उनके पास एविडेंस होने चाहिए उन बातों की जो वो ये सियासी जलसों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं होगा अगर आपने सिर्फ इमरान खान को अताब बनाकर उनको रियायत देनी है या कल इमरान खान को हीरो बनाकर इनको रियायत देने का फैसला, उनके खिलाफ चलने का फैसला किया था, तो वो भी पॉलिसी हमारे इदारों की ठीक नहीं है। तो कुछ हमारे अपने इदारों को भी देखना चाहिए कि जो माहौल बन रहा है उसमें खुद इदारों के अंदर से ऐसी कौन सी गलतियां हो रही हैं जिसका फायदा सियासी कुव्वतें उठाती हैं और उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करती हैं। तो ये मुझे लगता है कोई हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी, वरना जिस किस्म की लगाम हमने ओपन कर दी है इससे तो ना सियासत, जमहूरियत और ना हमारे इदारे जो है वो आगे बढ़ सकेंगे, बल्कि एक ऐसा टकराव पैदा होगा। साहब मरियम साहिबा और इमरान खान दोनों को कटहरे में खड़ा करके पूछना चाहिए कि जो इल्जामात लगाते हैं उनके शवाहिद दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल शवाहिद लें और जो शवाहिद नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहना कि जी हमने सियासी जलसों में कहा था, ये तो काफी नहीं है ना। तो इसलिए जब ये ट्रायल की बातें होती हैं, अब आप देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता कि जनरल फैज सारे के सारे मामलात के अकेले मुजरिम है। अगर उनकी गलतियां हुई हैं तो फिर बाकी की आदत भी शामिल है। इसी तरीके से इमरान खान जब कहते हैं तो फिर उनको भी ये बात समझनी चाहिए। लेकिन हम असल में इदारों के ऊपर दबाव डालकर या अदारों को मुलायम करके अपने सियासी एजेंडे की तकमील चाहते हैं। पॉइंट आ गया ये जो अभी बिल्कुल एक लेटेस्ट है, वो तो उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को कैद में जहर दिया गया था, ये भी दावा उन्होंने कर दिया है। तो जो भी दावा है कहीं से भी कोर्ट कर, उनका खदशा है कि इसमें भी शायद इमरान खान साहब साथ मुलव्विस थे। जो जी में आए बात कर दें आप, और आपको पता है कि आपने अकाउंटेबल नहीं होना। शायद सब अकाउंटेबल होना चाहिए सबको, सबसे मुराद सबको। इसमें तो कोई शक नहीं है कि सबको अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो इदारों पे तनकीद से बारे के मुताल्लिक आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो मेरा तो नुक्ता नज़र ये है कि ये तनकीद एक ख़ास मौसम में और एक ख़ास वक्त में नहीं होनी चाहिए। गोया कि जब आप इक़्तिदार में हों तो आपको इदारे भी अपने दायरे कार में काम करते हुए नज़र आएँ, आपको किसी किस्म की कोई ख़राबी नज़र ना आए, आपको अदालतें भी बिल्कुल ठीक फंक्शन करती हुई नज़र आएँ। और जब आप इक़्तिदार से बाहर निकाले जाएँ तो फिर आपको इदारे भी अपनी दायरा कार से आगे बढ़ के काम करते हुए नज़र आएँ। उसके बाद आपको लगे कि शायद जो बेंचेस हैं उनको भी फ़िक्स किया जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये तर्ज़ अमल सियासतदानों को तर्क करना पड़ेगा
कि जो चीज़ें आपको फेवर करें वो दुरुस्त हैं, जो आपके अगेंस्ट जाएं तो फिर आप इस तरह की तनकीद को सामने ले आएँ, ये नहीं होना चाहिए। फिर रह गया मामला ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं बड़े दुरुस्त हैं, तो आपने ठीक कहा कि इल्ज़ामात के सबूत भी लाने चाहिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि माजी में एक मामले में तो सबूत आप सामने थे भी सही और आपने वो कदम एक आगे बढ़ाया भी सही। मैं जनरल मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ कि गोया के 7 नवंबर 2007 की जो एमरजेंसी थी, इलीगल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, आपने उसको लेके उनके ख़िलाफ़ एक आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर किया, लेकिन फिर हुआ क्या, वो मुकदमा आगे बढ़ा और आपकी हुकूमत पीछे की तरफ चली गई, आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। लेकिन साथ में जो दूसरी हुकूमत आई, जो आज बैठे हैं इमरान खान साहब, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून की बात करते हैं, जब उनके दौर में उस रेफरेंस का फ़ैसला आया, उस मुकदमे का फ़ैसला आया, तो फिर आपको याद होगा कि वो फ़ैसला देने वाले पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ के साथ क्या हुआ, गोया कि उसको फातुल अकल करार दिया गया। 3 वज़रा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया कि शायद उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है जिस तरह का फ़ैसला उन्होंने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर आप इदारों के किरदार के ऊपर सवाल उठाते हैं, बिल्कुल ठीक उठाते हैं। इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने भी सियासत के अंदर बरह रास्त अपना किरदार अदा किया है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी की है। इस मुल्क के अंदर अदलिया ने, उसका भी एक बड़ा नेगेटिव किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी से लेके नज़रिया ज़रूरत के तहत कितने फ़ैसले आए हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो तनकीद हो रही है इस वक्त इदारों के ऊपर ये सरियन गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक हो रही है। लेकिन इस तनकीद को अपने सियासी फ़ायदे के लिए अगर आप करेंगे तो फिर ये इदारे इसी तरह फंक्शन करते रहेंगे। आज आपको कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन इदारे अपने दायराकार में पीछे नहीं जाएंगे। आपने दुरुस्त फरमाया शाहिद साहब, सबको अपना अपना रोल आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और अपनी हदूदों को यूज में रहकर ऑपरेट जितने अफसरान हैं वो सिविल हैं या मिलिट्री के हैं, उनको अपने असास से अपने बैंक डिटेल्स वहाँ पे असासों की देनी चाहिए जब वो अपने अकाउंट खोलें। राइट शिराज साहब, आपका पॉइंट आ गया, करते आपका पॉइंट आ गया सर। आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो जो अकाउंटेबल होने की बात है, डेफिनेटली सबको अकाउंटेबल होना चाहिए, अपने अपने रोल्स जो हैं, जो आइन ने डिफ़ाइन किए हैं, उनमें रहते हुए अपना काम करना चाहिए। कोई भी इदारा जब अपनी हदूद से भी तजावज़ करता है वो भी गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बग़ैर किसी सबूत और शवाहिद के कोई भी इल्ज़ाम किसी पर आयद कर दें। आपको भी जब बात करनी चाहिए तो शवाहिद के साथ करनी चाहिए और जवाबदेह होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।